आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 साइंस की बुक का यानी ऊतक। तो ये आपका बायो का चैप्टर नंबर 2 है। बायो का चैप्टर नंबर जो आपकी बुक का है 5 वो आपका करवा दिया है। तो आप वो वाला चैप्टर देख लेंगे तो अच्छे से ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऊतक ऊतक किसे कहते हैं तो उसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर में। तो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी या पौधे हों तो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, जो भी जीवित प्राणी या पौधे भी होते हैं ना तो वो भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। और एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य ही एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा जो एक कोशिक जीव कौन सा होता है, जो कि जिसमें एक ही कोशिका होती है, वह एक कोशिक जीव कहलाता है और अमीबा इसका उदाहरण है। अमीबा ही एक कोशिक द्वारा गति भोजन लेने की क्रिया गैसीय और विनिमय उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। और लेकिन बहुकोशिक जीव जो होते हैं ना वो लाखों कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं, जो इनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, वो बहुकोशिक जीव। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर, तो सब गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं और प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। अब कोशिकाओं के ये समूह एक विशेष कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। और मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, एक मिनट है। और मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। और तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों में वाहक होती हैं। यानी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, जो जो संदेश, यानी आपके हाथ की, पैर की, तो आप गति करते हो ना, मूवमेंट जो होती है आपकी, तो तंत्रिका कोशिका होती है। यानी रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। अब पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। यानी जो पौधों में वाहक नली जो होती है ना वो भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। ठीक है, अब बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं तो सदैव एक समूह होती हैं। यानी जो शरीर में, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं ना जो कि एक ही तरह का कार्य करती हैं तो वह उसमें महान होती हैं। अब इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशेष समूह, यानी कोई अलग सा समूह है द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं हमारे शरीर में। अब कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। यानी हमारे शरीर में, आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि आसान सी डेफिनेशन ऊतक की, यानी कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब कोशिकाओं को इकट्ठा कर देंगे ना हम तो वह ऊतक कहलाता है। अब यह ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊतक होते हैं ना अलग अलग कार्य करते हैं और उसी में ही विशिष्ट होते हैं। अब कोशिकाओं का यह समूह ऊतक अब रक्त, फ्लोएम और तथा पेशीय ऊतक के उदाहरण है। यानी रक्त जो होता है ना, रक्त में कितनी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। तो रक्त जो होगा वो भी ऊतक का एक उदाहरण है। फ्लोएम जो कि पौधों में होता है फ्लोएम, तो ये भी ऊतक का उदाहरण है। और पेशीय ऊतक ये भी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, अब है कि वह कोशिकाएं जो आकृति में समान होती हैं और तथा किसी कार्य को करने में एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे 6.1 है, टॉपिक है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। यानी ये बताया गया कि जो हम पौधे होते हैं यानी पेड़ पौधे, और जंतु यानी मानव, जीवित प्राणी जो भी होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं।
तो इसमें देखेंगे। तो आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। यानी क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है, क्या दोनों समरूप और कार्य करते हैं? तो दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर हैं, ठीक है, पौधे कोई गति तो करते नहीं है, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और वह गति नहीं करते, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है और अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। यानी जो वह खड़े हैं तो वो भी ऊतक को ही द्वारा ही खड़े हैं, पौधे जो खड़े हैं, पेड़ जो खड़े हैं। अब ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राइम मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जो भी पेड़ पौधे जिस ऊतकों पे भी खड़े हैं वह मृत हैं, यानी वो जीवित नहीं है, मृत हैं। तो दूसरी ओर जंतु और भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। यानी जो जंतु होते हैं वो यहाँ से उधर गति करते रहते हैं, ठीक है, अब भोजन की खोज में। अब ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा अधिक उपभोग करते हैं, यानी पौधे तो कम ऊर्जा उपयोग करते हैं और ये ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो हमारे जो ऊतक होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जीवित होते हैं और जो पौधों के होते हैं वे मृत होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता होती है। यानी एक भिन्नता हो रहा है वो कि क्या है कि पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है ना, यानी जड़ यानी तना बढ़िया, तो कुछ क्षेत्र होते हैं उनमें सीमित होती है, और जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। यानी जंतु जो होते हैं, मानव जो होता है उसका तो जब वो बड़ा होता है तो वह हर जगह से ही उसका हर पार्ट बड़ा होता है। ये ऐसा नहीं है कि कान छोटा रह गया, नाक बड़ी हो गई, सब एक साथ बढ़ता है ना। पौधों के कुछ ऊतक जीवन पर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है। तो आप इस चैप्टर में दो प्रकार के ऊतकों को पढ़ेंगे, यानी एक होगा पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक, ठीक है। तो आप जो पादप के ऊतक पढ़ेंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा आपका विभजीय ऊतक और एक होगा स्थायी ऊतक, ठीक है। तो इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है और अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। और अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशेष तथा सीमित होता है, और यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों में दर्शाता है। अब विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में, है ना। अब संरचनात्मक संगठन जो होता है वो एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन की अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब पढ़ेंगे। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत प्रकार की चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऊतक का कार्य क्या है। पहले हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, ठीक है। अब समय पहला है पादप ऊतक जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा कि स्थायी ऊतक और एक विभजीय ऊतक। समय पहला है विभजीय ऊतक। तो विभजीय ऊतक क्या होता है, तो ये क्रियाकलाप करना है। तो ये जो क्रियाकलाप दे रखा है 6.1, तो इसमें ये बताया कि विभजीय ऊतक ये यही वाला क्रियाकलाप है, ठीक है। यानी दो जार लेने हैं हमें पानी से भरे हुए, ये रहा एक दूसरा ये रहा, जिसमें कि आपको दो प्याज लेनी है और प्याजों को आपको उल्टा करके इसमें जारों में डाल देना है। 2 से 3 दिन बाद दोनों के ऊपर का जो हिस्सा है 1 सेंटीमीटर, जो आपका जार दूसरा है ना उसका 1 सेंटीमीटर हिस्सा काट लेना है। तो आप फिर उसको 5 दिन बाद फिर रख देना है उसे पानी में दोबारा, और फिर 5 दिन बाद दोनों की लंबाई नापनी है, तो किसकी लंबाई ज़्यादा होगी यही बताया कि अब हम दूसरे का ये जड़ वाला पार्ट होता है तो हम यही काट देंगे इसका। तो इसका तो जो इसका तो इस दूसरे वाले जार की वृद्धि तो रुकी जाएगी, तो इसमें यही बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो पौधों में वृद्धि
कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है और ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने वाले कारण होता है। अब ऐसे ऊतकों को विभज्योतक यानी विभज्योतक भी कहा जाता है। यानी कोई पौधे होते हैं तो उनके कुछ ही हिस्सों में वृद्धि होती है तो उनको विभज्योतक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे डिटेल में बताया कि ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है। विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष, कैम्बियम, पार्श्वी तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी मैंने बताया था आपको कि जैसा विभज्योतक है तो विभज्योतक ऊतक है जो कि इसके भी 3 भाग हैं। यानी एक तो है आपका शीर्ष ऊतक और एक है पार्श्वी और अंतर्विष्टी। तो अब विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह ही होती हैं और जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व हो जाती हैं तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती हैं। तो ये चित्र है आपका कि आपके 3 प्रकार के विभज्योतक के वो होते हैं। तो पहला है शीर्ष विभज्योतक, ये होता है पार्श्व अंतर्विष्टी विभज्योतक और पार्श्वी विभज्योतक। तो अब किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति बताई गई है इसमें। तो आपने जो 3 प्रकार के विभज्योतक के वो पढ़े हैं, यानी शीर्ष विभज्योतक, पार्श्वी, अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो इनका कार्य क्या है। तो जो शीर्ष विभज्योतक होता है ना, वो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। यानी जड़ और तना जो होता है ना उसमें होते हैं वो, और वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जो कि शीर्ष विभज्योतक होता है ना, जो कि जड़ व तने में होता है, तो वो इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक यानी कैम्बियम जिसे कहते हैं के कारण होती है। यानी तना जो होता है ना उसमें जो वृद्धि होती है वो होती है पार्श्वी ऊतक में, विभज्योतक में। ठीक है। और जो अंतर्विष्टी विभज्योतक होता है ना उसका कार्य क्या है। वह विभज्योतक कुछ पौधों में पार्श्व संधियों के पास पाए जाते हैं और ये विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य और पतली कोशिकाएं भित्ति और स्पर्श केंद्रक होते हैं। तो उनके पास राजधानी नहीं होती और क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती। तो आप कोशिकाओं पर आधारित अध्ययन में उल्लेखित राजधानियों के कार्यों के संज्ञान ले सकते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 5 देखना होगा। तो आपने पढ़ लिया विभज्योतक होते हैं 3 प्रकार के, जो कि शीर्ष विभज्योतक, पार्श्वी विभज्योतक, अंतर्विष्टी विभज्योतक। तो उनके कार्य अलग अलग होते हैं। अब दूसरा हम पादप ऊतक है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक है तो इसका स्थायी ऊतक क्या होता है और इसके क्या कार्य हैं देख लेते हैं। तो स्थायी ऊतक या अब है क्वेश्चन हमारे में एक में उठता है कि जो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। तो ये एक विशिष्ट कार्य करती है। इनका अलग कार्य होता है जो कि विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। यानी विभज्योतक की कोशिकाएं होती है ना, तो जो उनसी विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वह स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। यानी स्थायी ऊतक कैसे बनते हैं, निर्माण कैसे होता है स्थायी ऊतक का। जो विभज्योतक ऊतक में से जो कि विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, उससे ही उन कोशिकाओं से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब इस प्रकार एक विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब जैसे विभज्योतक से स्थायी ऊतक में परिवर्तन को ही विभेदीकरण कहते हैं। अब विभज्योतक की कोशिकाएं विभेदीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। ठीक है। वही है कि विभज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं वह विशिष्टीकरण होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं तो उसके भी आपने पढ़े थे, जैसे विभज्योतक में थे अंतर्विष्टी, पार्श्वी, और अब इसमें हमारे प्रकार थे विभज्योतक के। अब स्थायी ऊतक के भी 2 प्रकार हैं, सरल स्थायी ऊतक
ठीक है, और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक भी कहते हैं। और पैरेन्काइमा जो होता है वह सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। तो पैरेन्काइमा जो होता है ना, वह स्थायी ऊतक है जो सबसे अधिक पाया जाता है। यह पतली कोशिकाएं वृत्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं और ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान बहुत होता है। ये ऊतक प्राय भोजन के भंडारण के लिए करती हैं। और कुछ जो पैरेन्काइमा होती है ना, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा हरित लवक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतरती हैं। इस प्रकार ये पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। यानी जो पैरेन्काइमा जटिल पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका जो हवा बड़ी गुहिकाओं में होती है, जिसके कारण जल में उतरती हैं, उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार जो पौधों में जो लचीलेपन का गुण जो होता है ना पौधों में, वो स्थायी ऊतक जो होता है वो कोलेन्काइमा के कारण होता है। अब यह पौधों के विभिन्न भागों यानी पत्ती तना में बिना टूटे हुई लचीलापन लाता है और यह पौधों का यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में पा सकते हैं। इसके ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कुछ स्थान होता है। यानी चित्र यहाँ पे हमें दिखा रहा है 6.4 यह चित्र ये रहा। यानी स्क्लेरेन्काइमा अनुपृष्ठ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन। एक मिनट। ठीक है। अब आगे एक अलग प्रकार का ऊतक हो जाए जो कि स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, जो कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ना वो मजबूती प्रदान करता है पौधों को। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, कितना मजबूत होता है ना, और यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। तो मजबूत होता है इसलिए वह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, जीवित नहीं होती, मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं और क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। यानी कोशिका बहुत मोटी होती है कि अंदर का स्थान ही नहीं होता, खाली स्थान ही नहीं होता। ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप यानी पत्तियों के शिराओं तथा बीजों फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है यानी कठोरता प्रदान करता है। तो एपिडर्मिस जो होता है वो क्या होता है? तो एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, जो कि शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। यानी पौधों में जल से बचाती है और पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधों को पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ये पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात या परजीवी कवक के प्रवेश के पौधों की रक्षा करती है। यानी जो भी हानिकारक कवक होते हैं और जल से बचाती है एपिडर्मिस। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, तो वह रक्षा करती है पौधों की। तो अतः इसकी कोशिका बिना किसी आंतकोशिकीय स्थानों के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मिल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं और सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्ति उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है।
और पत्ती की एपिडर्मिस में से हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। यानी स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा और रंध्र भी कहते हैं इसे। यानी पत्ती आप देख सकते हैं, किसी भी पत्ती यानी पेड़ का पत्ता देख सकते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के दो प्रकार के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन इन रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है। अब जड़ों की एपिडर्मिक कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं और साधारण उनमें बाल जैसे प्रबंध होते हैं जिन्हें जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है, उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन जो होता है वो एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, क्यूटीन का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं क्यों होता है इसका लेप? यानी क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? अब जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ना तो उसके जो बाह्य सुरक्षात्मक जो होते हैं ना ऊतक, तो वह उनमें कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कार्क नामक कोशिकाओं की परती को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंतकोशीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक एक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ये हमारे सामने एक चित्र दिखा रखा है जो रक्षी ऊतक का होता है, जो रक्षा करने का कार्य करती है। अब जैसे फटी हुई एपिडर्मिस हो गई और ये जो हो गई ये छाल कोशिकाएं हो गई। ठीक है। यानी इसमें से ही वाष्पोत्सर्जन भी होता है और इनमें से ही गैसों का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है। तो गाइज़ अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 1 ये वीडियो का है। अब पार्ट 2 में आपको जटिल स्थायी ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें सहायता मिल जाए और आपकी भी सहायता हो सके।